अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, मुल्क में नई हुकूमत आ चुकी है, लेकिन नई हुकूमत को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है क्योंकि मुल्क में महंगाई कम होने के कोई इशारे नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल नए इलेक्शन जल्द करवाने पर जोर दे रहे हैं। अलबत्ता वफाकी वज़ीर बराए रेलवे साद रफ़ीक ने अपने हालिया बयान में कहा है कि ईद पर 3 दिन के लिए रेलवे के किरायों में 30% तक कमी की जाएगी। इससे यकीनन उन लोगों को रिलीफ मिलेगा जो अपनी ईद मनाने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। लेकिन अवाम के मसाइल का एक अंबार है और नई हुकूमत को ये साबित करना है कि वो अवाम के मसाइल हल कर सकती है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में नई हुकूमत इन मसाइल से कैसे निपटती है। और अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से सफ़र में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। 4 इस्लामी ममालिक तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए शहर रमज़ान फेस्टिवल का सिलसिला लाहौर में जारी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पंजाब में गंदम की पैदावार कम होने का खदशा। लाहौर में कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले कौमी खिलाड़ियों को कुव्वत बख्श ममनुआ अद्वियात के हवाले से 3 रोज़ा आगाही वर्कशॉप का एहतमाम। हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रियाजुल रहमान, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर अस्पताल लाहौर से। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का 38वां इजलास। बैरून मुल्क किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला, एलामिया। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से पाक फौज पर एक और हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद, ISPR। विफाकी काबीना ने ECL कवानीन में तब्दीली की मंजूरी दे दी। सबूत ना मिलने पर 120 दिन बाद नाम ECL से निकाल दिया जाएगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7100 मेगावाट हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से इस्लामाबाद की अवाम शदीद मुतासिर। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में तारीख रकम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तालीमी इदारों में आगाही मुहिम का मकसद वोट टर्न आउट को बढ़ाना है। 15 माह बाद पाकिस्तान में पहला पोलियो केस रिपोर्ट। वाइल्ड पोलियो केस शुमाली वजीरिस्तान में रिपोर्ट हुआ। मुल्क भर में मुसलमान एतकाफ में बैठ गए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में 300 से जायद अफराद जुमे के रोज़ एतकाफ बैठ गए। जुड़वा शहरों की आवाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा तोहफा। ऑरेंज लाइन के साथ रावलपिंडी सदर और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो को मुंसलिक करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद के अहकामात पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खोरोनोश फरोख्त न करने वाले अनासिर को जुर्माने आयद। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान का निजी अस्पताल में इंतकाल। सिंध असम्बली के रुकन शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई वजीर बराए इत्तलात की हैसियत से हलफ उठा लिया। कराची में 7वीं जमात की तालिबे इल्म दुआ जहरा के अगवा का मामला तूल पकड़ गया। पोर्शंस बनाना कराची को तबाह करने के मुतरादिफ है, सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पूरा कराची गोड बना दिया गया है, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं, सिंध हाई कोर्ट। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ईद उल फितर की मुनासबत से किराए कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिफाई नुमाइश के इनेकाद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास। कोर कमांडर कराची ने इजलास की सदारत की। इजलास में अहम फैसले भी किए गए। नामालूम मुल्जिमान घर के बाहर बंधे हुए 2 बकरे चोरी करके ले गए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि इस हफ्ते 19 अप्रैल को MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान का निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। इकबाल मोहम्मद अली खान कुछ अरसे से आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। गुज़िश्ता माह कराची के निजी अस्पताल में उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी, जिसके बाद से उनकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती रही और फिर उसी अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया।
एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान 2018 के आम इंतखाबात में कराची के हल्का NA 240 की नशस्त से कामयाब हुए थे। इससे कबल वो 3 दफ़ा शाह फैसल कॉलोनी के हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके थे। इकबाल मोहम्मद अली खान इस दौरान कौमी असम्बली की मुख्तलिफ कायमा कमेटियों के रुकन और वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग एंड वर्क्स भी रह चुके हैं। सिंध असम्बली के रुकन शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई वजीर बराए इत्तलात की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने शर्जील मेमन से वजारत का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आला सिंध भी स्टेज पर मौजूद थे। शर्जील मेमन की हलफ बर्दारी की तकरीब में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुअव्विनीन खुसूसी और सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शर्जील इनाम मेमन को सूबाई वजीर का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादर शाह का नाम सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया है। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कराची में 7वीं जमात की तालिबा दुआ जहरा के बारे में। दुआ जहरा को किसने अगवा किया, इस हवाले से जुड़े तमाम हकायक आप तक पहुँचाए जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में 7वीं जमात की तालिबे इल्म दुआ जहरा के अगवा का मामला तूल पकड़ गया है। 16 अप्रैल को अगवा होने वाली दुआ जहरा ताहाल बाजियाब न हो सकी। दूसरी तरफ इस केस की तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसर को नाकिस कारकर्दगी पर उसके ओहदे से हटा दिया गया है। कराची में 14 साला दुआ जहरा के अगवा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 7वीं जमात की तालिब इल्म दुआ जहरा को 16 अप्रैल के रोज घर के बाहर से अगवा किया गया था। दुआ के वालिद के मुताबिक दुआ जहरा घर से कचरा बाहर फेंकने निकली थी, जिसको मुबैना तौर पर दहलीज से अगवा कर लिया गया। सोशल मीडिया पर दुआ जहरा के अगवा का मामला बहुत ज्यादा जेर बहस था। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दुआ जहरा के अगवा का नोटिस ले लिया था और एडिशनल IG कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली थी। वजीर आला सिंध ने एडिशनल IG को हिदायत जारी की थी कि बच्ची को हर सूरत बाजियाब कराया जाए और इस बच्ची के वालिदैन से राब्ते में रहकर कार्रवाई की जाए। इस केस में अब तक जो एक पेशरफ्त हुई है वो ये है कि इस केस की तफ्तीश करने वाले SHO को उसके ओहदे से हटा दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि पुलिस ने कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में एक जाली वीडियो को दुआ जहरा से मंसूब कर दिया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि दुआ जहरा गाड़ी में किसी के साथ जा रही है। बाद में पुलिस ने ये मान लिया कि ये लड़की दुआ जहरा नहीं थी, क्योंकि दुआ जहरा के वालिद ने इस CCTV में लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने इस केस में स्कूल के प्रिंसिपल का बयान भी शामिल किया है, जिसने बताया है कि दुआ जहरा उसके स्कूल में सिर्फ 3री जमात तक ज़ेरे तालीम रही है और वो कभी रेगुलर स्कूल नहीं आती थी। पुलिस के अलावा अब FIA का इदारा भी इस केस में शामिल हो गया है और FIA की टीम ने दुआ जहरा के घर का दौरा भी किया है। FIA ने दुआ की सोशल मीडिया हिस्ट्री और ऑनलाइन गेम की तफसीलात उसके घर से हासिल की हैं। सरबरा FIA क्राइम सर्कल सिंध इमरान रियाज का इस केस के हवाले से कहना है कि उनकी टीम ने दुआ जहरा के अहले खाना से बातचीत की है और इस हवाले से मालूमात के लिए इंटरनेशनल मेलिंग सर्विस से हंगामी राब्ता किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस की ये कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं। कराची में पोर्शन माफिया किस तरह शहर भर में पंजे गाड़े हुए हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पोर्शन माफिया ताहाल अपनी मनमानियों में मसरूफ है। सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प हो गई जब पोर्शंस खरीदने वाले चंद शहरी अदालत पहुंचे और अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें मजीद तामीरात की इजाज़त दी जाए। इस मौके पर सिंध हाई कोर्ट ने पोर्शंस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि पोर्शंस बनाना कराची को तबाह करने के मुतरादिफ है। एक फैमिली की जगह 20-20 फैमिलीज को बसाया जा रहा है। पानी, बिजली और गैस की सहूलतों का क्या होगा? मुख्तियार कार और डिप्टी कमिश्नर पैसे लेकर हर काम कर रहे हैं। पोर्शंस अगर इसी तरह बनते रहे तो आम शहरियों को मोटरसाइकिल खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलेगी। अदालत ने पोर्शंस की कानूनी हैसियत से मुतालिक दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
कराची में गोट अराजी तनाज़े पर दी जाने वाली एक दरख्वास्त से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पूरा कराची गोट बना दिया गया है। कानून के मुताबिक 1987 के बाद कराची में कोई गोट नहीं बन सकता। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मेरे मौक्किल की अराजी पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये गोट कब अलाट किया गया। ये गोट की सनद मुख्तियार कार ने बाकायदा तौर पर जारी की थी। अगर ये गोट की ज़मीन है तो केडीए इसकी कैसे तस्दीक करेगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपकी दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत हो सकती है, क्योंकि ये सारा मामला ही गैर कानूनी है। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ईद उल फितर की मुनासबत से किराए कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और तमाम अजला को मरासला भिजवा दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट की हिदायत के मुताबिक ईद उल फितर के 2 हफ्तों के दौरान लोग अपने घरों में ईद मनाने जाते हैं और इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है। किराए बढ़ाने की वजह से मुसाफिरों पर बोझ बढ़ जाता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किराए बढ़ाने के इस अमल को रोके ताकि अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वालों को रिलीफ फराहम किया जाए। अपनी अपनी हुदूद में इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टर से हिदायत पर अमल कराया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने वाज़ेह किया है कि इन हिदायत पर अमल दरामद ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिफाई नुमाइश के इनेकाद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास बुध 20 अप्रैल को कराची में मुनक्किद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वजारतों, मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास का मकसद पाकिस्तान के इस मेगा इवेंट को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मुनक्किद कराने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में हम आहंगी कायम करना था। कोर कमांडर कराची का इस नुमाइश के हवाले से अपने खिताब में कहना था कि ये दिफाई नुमाइश आलमी अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन के मुश्तरका मकासद के हुसूल और आलमी बरादरी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए की गई है। इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि 11वीं बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश इस साल 15 से 18 नवंबर को कराची में मुनक्किद होने जा रही है। कोरोना की आलमी वबा की वजह से 2020 में इस नुमाइश का इनेकाद नहीं हो सका था और अब ये नुमाइश 4 साल के तातुल के बाद मुनक्किद की जा रही है। कराची में इंसान तो इंसान, जानवर भी महफूज नहीं। कराची के इलाके गुलबर्ग से नामालूम मुल्जिमान घर के बाहर बंधे हुए 2 बकरे चोरी करके ले गए। इन बकरों की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है। पुलिस ने इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि घर के बाहर पिंजरा बनाकर बकरे बांधे गए थे और दरवाज़ा भी लॉक था। इसी दौरान एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक मुल्जिम ने उतरकर पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चंद सेकंड में पिंजरे में से 2 बकरे निकाले और गाड़ी में डालकर फरार हो गए। जानवरों की चोरी में मुलव्वस इसी तरह का एक गिरोह गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में भी सरगर्म है। ये गिरोह घरों के बाहर बंधे पालतू जानवर चोरी करके ले जाता है और अब जानवरों की चोरी का एक और वाकया पेश आ गया है। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 4 इस्लामी ममालिक तुर्की, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए शहर रमज़ान फेस्टिवल का सिलसिला लाहौर में जारी है। तुर्की की जामिया मस्जिद सुलेमानिया, दुबई का बुर्ज खलीफा, सऊदी अरब का रोज़ा रसूल और पाकिस्तान की फैसल मस्जिद के मॉडल्स को बहुत पसंद किया जा रहा है। 100 साल शीशम के दरख्त पर बना 3 मंजिला ट्री हाउस भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बच्चों का ड्रामा अलादीन और पपेट शो, जबकि अरबी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी आने वाली फैमिलीज के लिए तवज्जो का बायस हैं। मज़ीद तफसीलात मियां असगर सलीमी से। 4 इस्लामी ममालिक की सकाफत को उजागर करने के लिए शहर रमज़ान फेस्टिवल का सिलसिला लाहौर में जोशो खरोश के साथ जारी है। रोज़ा ब्लांका क्लब में जारी इस फेस्टिवल में हर तबका फ़िक्र के लोग शरीक हो रहे हैं।
شہر رمضان میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے خوبصورت ماڈلز دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ترکی کی نیلی مسجد، دبئی کا برج خلیفہ، سعودی عرب کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈلز تو فیملیز کی توجہ کا خصوصی طور پر مرکز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا شہزادی چلے، قلیب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ فیسٹیول میں بچوں کے لیے تاریخی سٹیج ڈرامہ، الادین اور پتلی تماشا پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے معروف نعت خواں حضرات کا نعتیہ کلام اور چاروں ممالک کے ثقافتی شوز بھی عوامی پسندیدگی حاصل کر رہے ہیں۔ ہر کنٹری میں، چاہے آپ یو اے ای میں جائیں، چاہے آپ پاکستان میں جائیں، چاہے ٹرکی میں جائیں، چاہے سعودی عرب میں جائیں، آپ کو ان کا کلچر کی جھلک ملے گی۔ اس کے اندر انہی کے کھانے ملیں گے، پھر اسی طرح کی پرفارمنس بھی ملے گی۔ شہر رمضان فیسٹیول میں مختلف سٹالز بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ 100 سالہ شیشم کے درخت پر بنا 3 منزلہ ٹری ہاؤس بھی فیملیز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ناظرین، معمول سے کم بارشوں اور درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے اس سال پنجاب میں گندم کا پیداواری ہدف متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف زرعی ماہرین نے غیر روایتی طریقے سے کاشت کی گئی گندم سے معمول سے 10 سے 15 من فی ایکڑ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں آصف محمود کی رپورٹ۔ موسمیاتی تبدیلی سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ پنجاب کراپ رپورٹنگ سروس کے مطابق اپریل کے وسط تک پنجاب میں مجموعی طور پر 75% گندم کی فصل کی کٹائی کی جا چکی ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق برانی علاقوں میں 32.32 من فی ایکڑ پیداوار آئی ہے، جو گزشتہ برس 33.21 من فی ایکڑ تھی۔ پہلے گندم کی پیداوار تھی وہ 40 سے 45 من تک آتی تھی ہمارے ایریا میں، لیکن اب جو اس وجہ سے گرمی پہلے آنے کی وجہ سے اب گندم کی پیداوار کم ہو گئی ہے اور ہمارے ایریاز میں 35 اور 36% آ رہی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب نے اس سال گندم کا پیداواری ہدف 20.5 ملین ٹن رکھا ہے۔ حکام کو امید ہے سینٹرل پنجاب میں گندم کی کٹائی جاری ہے اور حکومت اپنا ہدف پورا کر لے گی۔ جی ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کامن ویلتھ گیمز سے پہلے قومی کھلاڑیوں کو قوت بخش ممنوع ادویات کے حوالے سے 3 روزہ آگاہی ورکشاپ لاہور میں ختم ہو گئے، جس میں ڈوپنگ کے نقصانات اور اس سے بچاؤ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ تفصیل محمد یوسف انجم سے۔ جولائی میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں ویمن کرکٹ سمیت پاکستان کا 115 رکنی دستہ حصہ لے گا۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے کھلاڑیوں کو ڈوپنگ یعنی قوت بخش ممنوع ادویات سے آگاہی کے لیے خصوصی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پی او اے کے سیکریٹری میڈیکل کمیشن ڈاکٹر اسد عباس نے لیکچر دیے۔ ویمن کرکٹ ٹیم جا رہی ہے، ہاکی ٹیم والے بھی ہمارے رابطے میں تھے، تو ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور وہ ان کا اپنا ایک سسٹم بھی ہے وہاں پہ، جو ڈاکٹر اور فزیوز ہیں وہ ان کو کوئی نالج دیتے رہتے ہیں ڈوپنگ کے بارے میں۔ ایتھلیٹس نے ڈوپنگ ورکشاپ کو سود مند قرار دیا اور کہا کہ ایسی ورکشاپ بے حد ضروری ہیں۔ کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو گاؤں دیہات سے اکثریت کا تعلق ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ورکشاپس اگر ہوں گی تو بہت سارے پلیئرز کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی ورکشاپ ہونی چاہیے، بالکل بہت سیکھنے کو ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی مفید مشورے دیے ہیں، بڑی چیزیں تھیں جن کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پی او اے کے سیکریٹری خالد محمود کے مطابق برمنگھم کامن ویلتھ گیمز کو ڈوپ فری قرار دیا گیا ہے، اس لیے پاکستانی دستے کے بھی روانگی سے پہلے ڈوپ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ناظرین، کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن رائے ونڈ لاہور کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی اور 2019 میں مستقل بنیادوں پر کام شروع کیا گیا۔ کینسر کیئر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن رائے ونڈ لاہور کے قریب 27 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے، جو پختہ یقین رکھتا ہے کہ صحت کی دیکھ بھال ایک بنیادی انسانی حق ہے، اور یہ مریض کی عمر، بیماری کے مرحلے یا مریض کی مالی حیثیت سے قطع نظر کینسر کے کسی بھی مریض کے علاج سے انکار نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض الرحمان، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کینسر کیئر ہسپتال۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کینسر کیئر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر بنانے کا خیال کیسے آیا؟ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر ایک فلاحی کینسر ہاسپٹل ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں، اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہریار، جو سینئر موسٹ آنکالوجسٹ ان پاکستان ہیں اور ڈین آنکالوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ریٹائر ہوئے۔ یہ بیسکلی انہی کا ویژن ہے۔
ہم نے اپنے سروس کے دوران مریضوں کے لیے سہولیات کا فقدان دیکھا ہے اور مریضوں کی پریشانی دیکھی. تو ڈاکٹر شہریار نے 2 ہی باتیں اس کے لیے ہمارے ہاسپٹل کے لیے جو ایز اے مشن سٹیٹمنٹ ہماری یہ رکھی کہ nobody will be refused irrespective of the stage of the disease, and for deserving patients the treatment will be free. تو شہریار صاحب از دا ویژنری اور یہ انہی کا خواب ہے جو الحمدللہ آج ایک حقیقت کی شکل میں کینسر کیئر ہاسپٹل وجود میں آ چکا ہے. سر یہ بتائیں کہ کینسر کیئر ہسپتال کی خاص بات کیا ہے؟ کینسر کیئر ہاسپٹل میں انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر جو 120 بستروں پہ مشتمل ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا پیلیٹیو کیئر ہاسپٹل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر پروفیسر پامیلا سٹن جو WHO کی ورلڈ ہیلتھ کنسلٹنٹ رہی ہیں، اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج وہ اس ہاسپٹل میں اس ٹیم کا حصہ ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایز اے WHO ورلڈ ہیلتھ کنسلٹنٹ آن پیلیٹیو کیئر پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں انہوں نے دورے کیے اور انہوں نے پیلیٹیو کیئر یونٹس دیکھے ہیں، لیکن وہ تصدیق کرتی ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پیلیٹیو کیئر ہاسپٹل ہے. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے. تو اس میں کوئی 8 بلاکس بننے ہیں. ابھی تک کوئی سمجھیے کہ یہ 30% بن پایا ہے اور اس کے 2 بلاکس 2.5 بلاک بنے ہیں. اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جن چیزوں کی کمی تھی، جو ایک ان میٹ نیڈ تھی، اس کو پہلے بنایا جائے. جیسا کہ انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر، ایڈوانس کینسر کے مریض اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں علاج سے انکار ہوتا ہے. ہاسپٹل تو جاتے ہیں، انہیں دیکھا جاتا ہے اور دوائیاں لکھ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، بیماری آگے نکل گئی ہے، انہیں گھر لے جائیں اور یہ دوائیاں دیں. تو ایسے مریضوں کے لیے پاکستان میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے جہاں ان مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کینسر کے کن مریضوں کا علاج کرتے ہیں؟ جی جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ جو ان میٹ نیڈ تھی ہم نے اس سے آغاز کیا ہے. اور بریسٹ کینسر جو اس وقت کینسر کی عورتوں میں سب سے زیادہ مریض بریسٹ کینسر کے آتے ہیں، تو ہم نے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ شروع کی ہے. جی پورے پاکستان میں ہماری گاڑیاں جاتی ہیں اور ارلی ڈیٹیکشن کرتے ہیں. ان مریضوں کو لا کے ان کا شافی علاج بھی کرتے ہیں. اور بریسٹ کینسر کی ٹوٹل ٹریٹمنٹ A to Z ہمارے ہاسپٹل میں ہم نے شروع کر دیا ہے، جس میں ڈیٹیکشن، سرجری، کیمو تھراپی، ریڈیشن اینڈ فالو اپ. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت بڑا جدید ریڈیشن بلاک بنایا ہے. جی اور اس کے علاوہ ہم نے پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی بنائی ہے. یہ صرف کینسر کے مریضوں کی ایمرجنسی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کیئر سینٹر میں روزانہ کتنے مریضوں کا علاج ہوتا ہے؟ جی کینسر کیئر ہاسپٹل میں اس وقت OPD کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور پورے پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی مریض آ رہے ہیں اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 200 سے 250 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے اپنا یہاں سے علاج کرانا ہو تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کوئی شرائط نہیں ہے، صرف 2 ہی سوال ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو علاج ٹوٹلی فری ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ڈونیشن دیتے ہیں. اس ہاسپٹل میں نہ کوئی پرچی بنتی ہے، نہ کوئی بلنگ ہوتی ہے، نہ کوئی کیش کاؤنٹر ہے، ٹوٹلی فری ہے. سر آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی میں پاکستان کی عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ آئیں اور کینسر کیئر ہاسپٹل کا ہاتھ پکڑیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ ہسپتال ہمارا نہیں ہے، یہ ہسپتال آپ کا ہے، آپ کے پیسوں سے بن رہا ہے. آپ بھی آئیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور اس کو بنانے میں، اس کو مکمل کرنے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم اس کو جلد سے جلد مکمل کر کے پورے 600 بستروں پہ اس کو ہم مکمل کر مریضوں کی خدمت کریں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو پہ آنے کے لیے. تو یہ تھا ناظرین ہمارا اس ہفتے کا لاہور کاسموپولیٹن. اب دیجیے مجھے اجازت، اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का 38वां इजलास हुआ। इजलास में अमरीका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज़ मरासले पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल होने वाले टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने अपने टेलीग्राम के सियाक़ो सबाक़ और मवाद के बारे में कमेटी को आगाह किया। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंग, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी ने मरासले के मवाद का जायज़ा लिया और कमेटी के आखिरी इजलास के फैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा एलामिया में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी को आला तरीन सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मतला किया है कि इन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। अमरीका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज़ मरासले पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। NSC ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल होने वाले टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने कमेटी को अपने टेलीग्राम के सियाक़ो सबाक़ और मवाद से आगाह किया। NSC ने कम्युनिकेशन के मवाद की जांच करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आखिरी मीटिंग के फैसलों की तौसीक की। NSC को आला सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मुतला किया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। लिहाजा NSC ने मवासलात के मवाद, मौसूल होने वाले जायज़ों और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से पेश करदा नताइज का जायजा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं। इजलास में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद और सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान भी शरीक हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के जवानों पर दहशतगर्दों ने सरहद पार से फायरिंग की, जिस पर फौजी जवानों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। ISPR का बताना है कि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में हवलदार तैमूर, नाइक शुएब और सिपाही साकिब नवाज शामिल हैं। ISPR का कहना है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत करते हैं। तवक्को है कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी काबीना के इजलास में ECL कवानीन में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई। अब ECL में जिस शहरी के नाम को 120 दिन गुजर जाएं और उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले तो उसका नाम खुद ब खुद ECL से डिलीट हो जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत के पास सबूत हों तो मजीद 90 दिन नाम ECL में डाल सकती है। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा समझे जाने वाले पर इसका इतलाक नहीं होगा। इस वक्त 40,000 से ज़ायद लोगों का नाम ECL में है। इस कानून में तब्दीली के बाद उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। नए कवायद पर 30 दिन के अंदर अमल दरामद हो जाएगा। तकरीबन 3,000 लोगों के नाम ECL से निकल जाएंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि ब्लैक लिस्ट पर नज़रसानी का फैसला किया गया है। जैसे ही कोई फैसला होगा इससे भी आगाह कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। नाजरीन, इस्लामाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग अब मामूल बन रही है। दिन में कई बार और कई घंटे बिजली गायब रहती है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,100 मेगावाट हो गया है। पन बिजली ज़राए से 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तरबेला डैम गुज़िश्ता 60 रोज़ से खाली है। तरबेला डैम में T3, T4 मंसूबों पर तामीराती कामों के बाइस पानी ज़ख़ीरा नहीं किया जा रहा। इस वक्त तरबेला डैम से सिर्फ 600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मंगला डैम में भी पानी का ज़ख़ीरा ना होने के बराबर है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 4,000 मेगावाट से ज़ायद है। ज़राए पावर डिवीज़न का कहना है कि मुतअद्दिद सरकारी बिजली घर फ़नी ख़राबी के बाइस ताहाल बंद हैं। बाज़ बिजली घर ईंधन की कमी के बाइस बंद हैं। सरकारी थर्मल पावर
پاور پلانٹ سے 2000 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ نجی شعبے کے بجلی گھر فرنس آئل، کوئلہ اور LNG نہ ملنے کے باعث بند پڑے ہیں۔ IPPs کی پیداوار 11,500 میگا واٹ ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے اسلام آباد کی عوام کس طرح متاثر ہو رہی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی۔ دیہات کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی برا حال، شدید گرمی میں عوام بل بلا اٹھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی گھنٹوں بجلی غائب رہنے سے لوگ پریشان ہیں۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں بھی بجلی جانے کی شکایات سے روزے داروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی غائب ہونے سے عید سے پہلے کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ دوسری طرف ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7100 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ تربیلا ڈیم گزشتہ 60 روز سے خالی ہے۔ تعمیراتی منصوبوں پر کام کے باعث پانی ذخیرہ نہیں کیا جا رہا۔ منگلا ڈیم میں بھی پانی کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی کی لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی عدالت کی کارروائی کو ٹرائل کے طور پر محدود پیمانے پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ ٹرائل کی کامیابی کے بعد ویب سائٹ پر کوئی بھی عدالتی کارروائی لائیو دیکھ سکے گا۔ لائیو سٹریمنگ کے لیے ہائی کورٹ کے IT ڈپارٹمنٹ نے چیف جسٹس کے کورٹ میں سسٹم نصب کر دیا ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات کے لیے عوامی آگاہی کے سلسلے میں مختلف اضلاع میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں طالب علموں کے ساتھ آگاہی ورکشاپس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کے تحت پنجاب کے مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علموں اور اساتذہ کے لیے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ نچلی سطح پر انہی اضلاع میں طالب علموں کے تعاون سے عوام کو بلدیاتی انتخابات اور ووٹر لسٹوں کی اپڈیشن سمیت عام انتخابات سے متعلق آگاہی دی جا سکے اور ووٹ ٹرن آؤٹ بڑھایا جا سکے۔ اس مہم کے ذریعے بالخصوص نوجوان طبقہ، خواتین، خواجہ سرا، معذور افراد، اقلیتی برادری اور دوسرے محروم طبقات کی آنے والے تمام انتخابات میں شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا، اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تعاون اور طالب علموں کی رضاکارانہ خدمات کی مدد سے عوام میں انتخابی امور سے متعلق شعور آگاہی پھیلائی جائے گی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان میں 15 ماہ بعد خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان سے وائلڈ پولیو وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے جاری بیان کے مطابق شمالی وزیرستان میں وائلڈ پولیو کیس رپورٹ ہوا، جو رواں برس عالمی سطح پر رپورٹ ہونے والا تیسرا کیس ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ شمالی وزیرستان میں 22 اپریل کو وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کیس کی تصدیق ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی دعوت اکیڈمی کے زیر اہتمام فیصل مسجد میں 300 سے زائد افراد نے جمعے کے روز اعتکاف شروع کر دیا۔ دریں اثنا صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی ہدایت پر انچارج فیصل مسجد اسلامک سینٹر دعوت اکیڈمی ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان نے CDA افسران اور عملے کے ساتھ مل کر فیصل مسجد ہال کا دورہ کیا اور اعتکاف کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان نے خطبہ جمعہ میں اعتکاف کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ نماز جمعہ میں ریکٹر جامعہ ڈاکٹر معصوم یاسین زئی نے بھی شرکت کی اور معتکفین کا خیال رکھنے کے لیے خصوصی ہدایات کی۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ فیصل مسجد میں 300 سے زائد افراد کو اپنے سامان کے ساتھ مسجد پہنچنے کا کہا گیا تھا، جہاں انہیں خصوصی کارڈ اور مختص جگہ دی گئی۔ نماز عصر کے بعد فیصل مسجد کے خطیب نے متکفین کو اعتکاف کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ فیصل مسجد اسلامک سینٹر کے انچارج ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان نے CDA کے افسروں اور عملے کے ساتھ فیصل مسجد ہال کا دورہ کیا اور اعتکاف کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آخری عشرے میں خصوصی لیکچرز کا اہتمام کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے قیام اللیل سمیت متکفین کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین CDA کو ہدایت کی کہ اورنج لائن کے ساتھ راولپنڈی صدر اور اسلام آباد سیکریٹریٹ کی طرف سے سفر کرنے والے میٹرو کو بھی منسلک کریں۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इफ्तिताह के बाद फिल वक्त ऑरेंज लाइन मेट्रो पेशावर मोड़ पर NHA स्टेशन से एयरपोर्ट तक फ़ाल है। वज़ीर आज़म की इस हिदायत पर अमल करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर फैज़ अहमद फैज़ बस स्टेशन पर एक जंक्शन तैयार किया जा रहा है, जिसके ज़रिए दोनों मेट्रो के रूट्स को मिलाया जाएगा। शामिल करते हैं अगली खबर। माह रमज़ान के बाबरकत महीने में वफाकी दारुल हुकूमत में बसने वालों को सेहत बख्श और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक अशियाए ख़ोर-ओ-नोश मुहैया करने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के अहकामात पर हर सेक्टर में नाजायज़ मुनाफा खोरों और गैर मयारी अशिया ख़ोर-ओ-नोश फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद ने कमेटी के हमरा रमज़ान सस्ता बाजार का दौरा किया ताकि शहरियों को आटा, दाल, चावल, सब्जी और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया मुनासिब कीमत और मयार पर दस्तयाब हो सकें। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशियाए ख़ोर-ओ-नोश फ़रोख्त ना करने वाले अनासिर को सख्त तंबीह और जुर्माने आयद किए। इस ज़म्न में असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और शहरियों की मुश्किलात को कम करने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।